जैसा गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग पिछले बार पढ़े थे दर्पण और दर्पण का क्या काम है, दर्पण का हम लोग कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे। अवतल दर्पण पढ़ लिए थे, अब उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सदा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद फोकस F से आती हुई प्रतीत होती है और दूसरी किरण जो दर्पण पर वक्रता केंद्र C की दिशा में आपतित होती है वह परावर्तित होकर वापस उसी पथ पर लौट जाती है। ये दोनों परावर्तित किरणें A' से आती प्रतीत होती है, अतः A' वस्तु के बिंदु A का आभासी प्रतिबिंब। इस प्रकार हम देखते हैं कि A' B' वस्तु AB का आभासी प्रतिबिंब है। यह दर्पण के पीछे बनता है, अतः आभासी यानी काल्पनिक सीधा तब वस्तु से छोटा होता है। देखो इस चित्र को यहाँ बनाया गया है। ये एक उत्तल दर्पण है जो अंदर की ओर स्थित किया गया है। ये वस्तु है AB जिस पर से प्रकाश पड़ा है और उस पर इस तरह से मुख्य फोकस होते हुए और वक्रता केंद्र होते हुए जाकर वस्तु का प्रतिबिंब A' B' बना है जो वस्तु से छोटा और कहाँ बना है, दर्पण के पीछे। इसलिए कैसा रहेगा, सीधा रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा और साथ में क्या रहेगा, यह आभासी अर्थात काल्पनिक रहेगा। इसी प्रकार अन्य किरणें आरेख खींचकर हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे वस्तु उत्तल दर्पण से दूर होती जाएगी उसका प्रतिबिंब फोकस F की ओर खिसकता जाएगा और वह हमेशा आभासी और सीधा ही रहेगा, परंतु आकार में छोटा हो जाएगा। होता ही क्या है, मतलब जैसे जैसे हम लोग इसको नजदीक लाते जाएंगे ये फोकस की तरफ चलता जाएगा तो ये छोटा होता चला जाएगा। इसी का वर्णन यहाँ नीचे दिया गया है। अगर ध्रुव पर रखते हैं उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित रहेगा, ध्रुव पर आभासी सीधा और बराबर रहेगा। और ध्रुव पर तथा अनंत के बीच रखेंगे दर्पण के पीछे और ध्रुव के F के बीच में रहेगा आभासी सीधा और छोटा रहेगा। अनंत पर रखते हैं तो F यानी मुख्य फोकस पर बनेगा प्रतिबिंब आभासी रहेगा, सीधा रहेगा और बहुत ही छोटा रहेगा। इस तरह से अब देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। स्कूटर, मोटर कार तथा बस इत्यादि में उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में और पीछे देखने के आईने के रूप में होता है। तुम लोग देखे होंगे सभी कोई बस, कार, हमारा मोटरसाइकिल, ये सब में साइड मिरर एक तो दाहिने और एक तो बाएं हाथ की तरफ दोनों तरफ रहता है, मिरर लगा हुआ, आईना लगा हुआ रहता है। उसको हम लोग क्या करते हैं तो उससे पीछे हमारा गाड़ी के पीछे कौन है उसको देखने के लिए बनता है। ठीक है, क्योंकि वह किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यद्यपि वह छोटा होता है, थोड़ा उस वस्तु से छोटा होता है, लेकिन हमको दिखाई तो देता है कैसा, सीधा। दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है, उसका दृष्टि क्षेत्र बहुत ज्यादा क्षेत्र तक लेता है और क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है, बाहर की ओर वक्रित होता है इसलिए ज्यादा दूर तक फैलता है ऐसे करके, इसलिए दिखाई देता है। इतना दूर का क्षेत्र तो हमको दिखाई देगा ही नहीं। गाड़ी के आधा पीछे अगर मान लो ये गाड़ी के साइड में लगा हुआ है तो गाड़ी यहाँ पे ऐसे करके है मेरा, ठीक है, तो इसके पीछे का ये जो भाग होगा, ये जो भाग होगा इसका पीछे का आधा भाग को फोटो दिखा देगा इसके पीछे क्या गाड़ी है या कुछ डिस्टर्ब है या कुछ पीछे उछे मुड़ रहा है या कुछ कर रहा है, कोई चोर है, उचक्का है, कुछ है तो उसको देख सकता है। समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण से वाहन चालक अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देख पाता है। वही बात बोले चिन्ह परिपाटी। किसी गोलीय दर्पण के सामने रखी गई वस्तु के प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति न केवल वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि दर्पण अवतल है या उत्तल। सबसे बड़ा बात है चिन्ह प्रॉपर्टी क्या बताता है हमको कि वस्तु इस बात पर निर्भर कर देता है या इस बात से हमको पता चल जाता है कि प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति न केवल वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि दर्पण कैसा है, उत्तल है या अवतल। प्रतिबिंब कभी वास्तविक बनता है तो कभी आभासी, कभी वास्तविक बनता है तो कभी आभासी। इसी प्रकार प्रतिबिंब का स्थान कभी दर्पण के सामने होता है तो कभी इनके पीछे, कभी दर्पण के सामने तो कभी पीछे। अतः किसी वस्तु के प्रतिबिंब के स्थान निर्धारण करने के लिए दूरियों की एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है ताकि प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों के बीच अंतर स्पष्ट किया जा सके। ऐसे ही उपयुक्त परिपाटी को को निर्देशांक चिन्ह प्रॉपर्टी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे चित्र में 1.2 में। तो दर्पण के मुख्य अक्ष को निर्देशांकों x डैश अक्ष माना जाता है। दूसरा, सभी दूरियां गोलीय दर्पण ध्रुव
को से मापी जाती है, अर्थात P से। ये हमारा P है और ये हमारा देखो यहाँ पे किस तरह से दिया गया है कि आपतित प्रकाश की दिशा है, ये मूल बिंदु से बताइए। यहाँ मेन में हमारा ध्रुव है, इधर दर्पण के पीछे है, ये दर्पण के आगे है, x और x डैश इसलिए दिया गया है। तो इस तरह से इसकी दूरियों जैसा जैसा बढ़ते चली जाएगी उस तरह से उसका प्रतिबिंब भी बढ़ेगा और जैसा जैसा उसका नजदीक आएगा वैसे वैसे उसका परिवर्तन में क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब। आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है तथा आपतित प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। मतलब P के अगर x तरफ हम ले जाते हैं तो प्लस में होगा और x डैश की तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, वो माइनस की ओर होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा बात। मूल बिंदु से दाईं की ओर दूरियां अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, धनात्मक, और मूल बिंदु से बाईं ओर की दूरियां बढ़ेगी तो क्या होगा, ऋणात्मक। ठीक है। अच्छा, दर्पण के अक्ष अर्थात x और x डैश से के लंबवत मापी गई दूरियां धनात्मक तब होती है जब वे अक्ष के ऊपर होती है। जब अक्ष के ऊपर होगा तो धनात्मक और नीचे होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक। और तथा ऋणात्मक तब होती है जब वो अक्ष के नीचे होती है। जब अक्ष के नीचे रह जाएगा तो क्या हो जाएगा, वे ऋणात्मक। यदि वास्तविक वस्तु दर्पण के बाईं ओर रखी जाए तो किरणें वस्तु से दर्पण पर बाईं से दाईं ओर खींची जाएगी और इस चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार आपतित प्रकाश की दिशा में अर्थात मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक और मूल बिंदु से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक हो गया। तो ऐसी स्थिति में साधारण ग्राफीय परिपाटी लागू हो जाती है। और साधारण जो परिपाटी लागू होती है क्या होता है भाई, अगर मूल बिंदु से बाईं की ओर मापते हैं तो क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होगा। अगर दाईं ओर नापेंगे तो क्या होगा, धनात्मक होगा, लेकिन वो मूल बिंदु के ऊपर रहे तब। अगर वो नीचे होगा तो मूल बिंदु के दाईं ओर नापेंगे तो हमारा क्या होगा, धनात्मक, और बाईं ओर मापेंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, यही चीज को नीचे दिखाया गया है कि इसी प्रॉपर्टी के अनुसार अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा फोकस दूरी f ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण में क्या होता है, r यानी वक्रता त्रिज्या और f ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों धनात्मक होता है। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र देखो, दर्पण सूत्र में हमारा होता है क्या, दर्पण सूत्र हमारा जो होता है वो है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, इसका नाम है दर्पण सूत्र। तो इसमें v क्या है, u क्या है और f क्या है। ठीक है, v है प्रतिबिंब की दूरी और u क्या है, वस्तु की दूरी, और f क्या है, तो फोकस दूरी। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि दर्पण सूत्र जो हमारा, ठीक है, यह दोनों दर्पण के लिए सिद्ध रहेगा, इसलिए ये दोनों दर्पण के लिए नहीं है, अवतल उत्तल के लिए नहीं है, ये है दर्पण सूत्र। मतलब कि अवतल के लिए भी वही है, उत्तल के लिए भी वही है। ठीक है, बस ये जानना है यहाँ पे कि इसको हम लोग प्रकट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ b के बारे में बताए, u के बारे में बता रहे, f के बारे में बताए। v होता क्या है और u होता क्या, f होता क्या। u देखो, हम अगर कोई वस्तु को यहाँ रखें, यहाँ से ये मुख्य अक्ष से ये हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी हुई है ना, उस दूरी को क्या कहेंगे, वस्तु की दूरी यानी u। और प्रतिबिंब मेरा यहाँ दोनों के बीच बन रहा है, तो ध्रुव से यहाँ तक की दूरी को वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी v कहेंगे। ये हमारा जो है f है, यहाँ फोकस, यहाँ ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी, और वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बड़ा r करते हैं। उसका उपयोग आप f बराबर r/2 कर सकते हैं। मतलब f जो है वो क्या है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, तो इस तरह से उत्तल दर्पण में भी वस्तु यहाँ से यहाँ तक का दूरी वस्तु दूरी हो गया u, यहाँ से यहाँ प्रतिबिंब की दूरी v हो गया, यहाँ से यहाँ तक मुख्य फोकस का दूरी है तो फोकस दूरी f, और यहाँ से यहाँ तक वक्रता केंद्र की दूरी है t हो गया बराबर वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इस तरह से तुम्हारा दर्पण सूत्र यहाँ पे आता है। इसको सिद्ध करने के लिए आएगा, इस सवाल को फिर हम बताएंगे जब लेसन में सवाल है उसमें तुमको
क्वेश्चन करना बताएंगे। इस तरह से दर्पण सूत्र दोनों प्रकार के दर्पण के लिए लागू होता है। साथ ही यह सूत्र दर्पण के सभी दूरियों के लिए सत्य है। आंतरिक प्रश्नों को हल करने के लिए इस पर ज्यादा राशियों को चिन्ह रेखाओं को चिन्ह परिपाटी के अनुसार होता है, क्योंकि उपयुक्त सूत्र इस परिपाटी के लिए सत्य है। मतलब ये जो आंतरिक प्रश्न होगा, मतलब न्यूमेरिकल सवाल जो हमारा होगा इसी सूत्र पे जाएगा, लेकिन उसका चिन्ह परिपाटी के अनुसार होगा। अर्थात वस्तु कहाँ रखा गया है, वह प्लस में है, धनात्मक है, ऋणात्मक है, माइनस में है, प्लस में, वो सारा बात उसमें लिखा हुआ रहेगा। उस अनुसार इसमें हम लोग पुटअप करेंगे और हमारा न्यूमेरिकल सवाल बनेगा। अब आता है आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। बोल रहा है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, मतलब इस वस्तु को हम रखेंगे तो कुछ इसका हाइट होगा, कुछ इसका हाइट होगा, तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ऐसा भी हो सकता है। यह जो बड़ा छोटा आधा, यह जो आवर्धन, इसी को कहते हैं क्या, आवर्धन, यानी मैग्निफिकेशन। इसीलिए हम लोग जो पावर वाला ग्लास लाते हैं उसका नाम है मैग्निफिकेशन ग्लास। ठीक है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। इस आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, m से। यदि वस्तु की ऊंचाई h और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश हो तो गोलीय दर्पण का आवर्धन m इक्वल टू क्या हो जाएगा। मतलब आवर्धन को किससे सूचित करते हैं हम लोग, m से, और वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई को h से और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से। ठीक है। तो इस तरह से हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई है ना, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, h डैश बाई h, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और यह हमारा आवर्धन का फॉर्मूला है। इसको हम लोग भी मतलब न्यूमेरिकल सवाल में इसका उपयोग करते हैं। इस m के बराबर में अगर हम इसको ऐसे ले लें तो हमारा होगा माइनस v बाय u, मतलब वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ये हाइट में हुआ और ये दूरी के अनुसार में होगा, लेकिन माइनस में चलेगा। ठीक है। इस तरह से सवाल हमारा होता है। चूंकि प्राय वस्तु को दर्पण के मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखा जाता है, इसलिए वस्तु की ऊंचाई को धनात्मक लिया जाता है। अतः आभासी प्रतिबिंब की ऊंचाई को धनात्मक लेते हैं और वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई को ऋणात्मक लेते हैं। मतलब अगर वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई है तो उसको ऋणात्मक, और अगर आभासी प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है, तो उस प्रतिबिंब की ऊंचाई को क्या लेते हैं, धनात्मक। आवर्धन m के मान में ऋणात्मक चिन्ह का अर्थ होता है प्रतिबिंब वस्तु का सापेक्ष उल्टा बनता है। अगर m माइनस में आता है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वस्तु से उल्टा, वस्तु जैसा है उसका उल्टा बना, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है। और m का धनात्मक मान आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और अगर वह प्लस में आता है m का रिजल्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह धनात्मक बन रहा है, दैट मीन्स आभासी यानी काल्पनिक बन रहा है। ठीक है। इस तरह से लेसन कंप्लीट हुआ। आप लोग को इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं और कुछ लेसन में सवाल है, उस सवाल को आपको अपने से कोशिश करना है बनाने का, और जितना हो सके इस लेसन का बनाइए। उसके बाद जितना होगा हम बताएंगे। ठीक है। कुछ प्रारूप से आप लोग को क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा याद करने के लिए, वो भी कीजिए। धीरे धीरे करके इसमें से कुछ न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा, जिससे आप उसको हल करना सीख लेंगे। ओके, बाय।